पानी आले जमायला दोस्तों नमस्कार। एक कदम आगे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी आपने देखा कि जनता में इतना आक्रोश क्यों है। कहीं किसी की अर्थी उठाई जा रही है तो कहीं किसी नेता पर जूता फेंक करके उसका स्वागत किया जा रहा है। हम ऐसे भी किसी कृत्य का समर्थन नहीं करते हैं। ये घोर अपराध है, निंदनीय है, दुखद है। ऐसी परिस्थिति आई ही क्यों? कुछ बड़बोले नेताओं को सलाह है कि जनता को बांटने, लड़ाने या फिर उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें। जनता भोली है, बेवकूफ नहीं। दोस्तों, सवाल तो वर्तमान से ही होगा। वर्तमान का सही आकलन बेहतर भविष्य की नींव रखता है। वो मात्र ये देखने को आती है कि वो चीज क्या है। क्या वो हुस्न परी आई है मुंबई से, इन्होंने जो लेके आए हैं, तो वो इस चीज को देखने के लिए आती है। मैं कोई चीज नहीं हूं। दोस्तों, खुद को हुस्न परी समझने वाली कंगना रनावत झूठ और फरेब के नशे में इस तरह मशगूल हैं कि बीजेपी के ही सांसद तेजस्वी सूर्या को गुंडा और मवाली बता दिया। नहीं पता ये कहां आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। इस तरह की एक बिगड़े हुए शहजादों की एक पार्टी है। चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं। दोस्तों, कंगना रनावत यहीं पर नहीं रुकती। इन्होंने खुद को अमिताभ बच्चन के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। शायद इन्हें नहीं पता कि पद्मश्री पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नहीं होता है। हाल ही में एक वक्तव्य में इन्होंने कहा कि इन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आप भी सुन लो। चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, ऐसा लगता है कि जैसे मानो इतना प्यार, इतना सम्मान शायद मैं दावे से कह सकती हूँ। अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। अरे यहाँ भी एक शहजादे हैं जिनको अभी भारत में कोई जानता नहीं था, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में जानते थे, लेकिन अब उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की है कि ये महिला जो है अपवित्र है, जबकि मैं पद्मश्री अवार्ड से मुझे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला हुआ। मान न मान, मैं महान। बीजेपी पर तीखा प्रहार करने वाले ये बड़बोले साहब हैं ओम प्रकाश राजभर। सुनिए। सही रास्ता पकड़ के चलते हैं, जो सच बोलता है उसका स्वागत करते हैं। तो ये लोग क्या झूठ बोल रहे हैं? 100% झूठ बोल रहे हैं। मैं आपके सामने गिना देता हूं। मोदी जी ने कहा था कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा। देश बेच रहे हैं, चाय बेचते बेचते। अरे मैं तो ये जानना चाहता हूं, जिस ओम प्रकाश राजभर को हम जानते हैं वो तो बीजेपी की कृपा से जानते हैं ना? नहीं, हम आपकी बात से सहमत हैं। आप जानते हैं, आप सहमत हैं कि बीजेपी की कृपा से लोग जाने आपको? बड़े भाई, आपको दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता एक नंबर, तो वो नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। इतने योगी बाबा है, ये न तो जाके मंदिर में घंटा बजावे के। कहां गया लखीमपुर खीरी में तुम्हारा बुलडोजर? 4 किसान की हत्या हुई। तुम्हारा मंत्री का बेटा जीप चढ़ा दिया। जैसे जीप चढ़ाते हैं वैसा जीप चलाते हैं। कहां गया तब तेरा बुलडोजर? है प्रयागराज में फांसी के साथ अन्याय हुआ, 4 हत्या हुई। अगर तेरे बुलडोजर में दम है तो चला दो बुलडोजर, तब मैं मानू कि तुम मर्द हो। ये सोचत रहना कोई ना बोली। अरे तेरा जूता पालिश करने वाले पिछड़े दलित समाज के लोग, तेरे बीच में जो बैठे हैं पिछड़े दलित समाज के लोग, वो तेरा जूता पालिश कर सकते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तेरा जूता पालिश नहीं, सामने बैठ के बात करने की हैसियत रखता है ओम प्रकाश राजभर। दोस्तों, 14 साल तक पानी पी करके
बीजेपी को कोसने वाले ओम प्रकाश राजभर मंत्री पद के लालच में आकर के बीजेपी ज्वाइन कर लिया। 9 महीने तक लगातार ये बीजेपी के अंदर संघर्ष करते रहे सिर्फ मंत्री बनने के लिए, और अंत में इन्होंने बीजेपी को धमकी भी दे दी कि अगर मंत्री पद नहीं मिला तो चुनाव नहीं होने देंगे। हमारा काम अपना हम करते हैं, चुनाव से पहले हो गए, ये तय है। विस्तार नहीं होगा तो चुनाव नहीं होगा। महाराज क्या बात करते हैं? बहुत बड़ी बात कर, बहुत बड़ी बात नहीं, सही बात बोलते हैं। तो फिर कौन? हास्यास्पद, मंत्री पद मिलने के तुरंत बाद इन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और कहा कि सीएम योगी के बाद अगर किसी के पास शक्ति है तो वो इनके पास है। मंत्री जी के पास है, उसके नीचे अगर पावर किसी के पास है तो वो पावर ओम प्रकाश राजभर के पास है। मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। यह है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले होगा कि नहीं। बोलिए है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। इनका इंटरव्यू भी पहले से ही सुनियोजित होता है। क्या प्रश्न किए जाएंगे, उसका क्या उत्तर देना है, वो एक कागज में ये लिख करके लाते हैं। देखिए, मिल नहीं पाते हैं, इस नाते हम लोग आपके साथ हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की आज ललकार उत्तर प्रदेश में होगी, लखनऊ से। शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज की थोड़ी सी बात इनकी शक्ति की भी कर लेते हैं। इन्होंने कहा था ना कि सफेद नहीं पीला गमछा लेकर के जाना। थानेदार को तुम्हारे अंदर मंत्री दिखाई देगा। देखो क्या हाल हुआ जनता का। बुलाया गया और उनके साथ अभद्रता की गई और हमारी पार्टी का गमछा और उनका मोबाइल भी छीन लिया। ये पार्टी के बारे में उन्होंने बहुत अभद्रता यहाँ टिप्पणी की है और हम जब थाना अध्यक्ष से बात करने आए हैं तो उनकी भी भाषा गलत निकली। देखिए, थाने में आने का तात्पर्य सिर्फ एक ही है कि हमारी पार्टी के जो दोस्तों, यौन शोषण का आरोपी ब्रिजभूषण शरण सिंह कितने बेलगाम हो गए हैं। मोदी साहब भी इनका बाल तक बांका नहीं कर सकते। इसे प्रशासन की कमजोरी कहें या फिर मजबूरी। गेम में आकर के मैं वॉलीबॉल भी खेल सकता हूँ, कबड्डी भी खेल सकता हूँ, क्रिकेट भी खेल सकता हूँ, बैडमिंटन भी खेल सकता हूँ और जरूरत पड़े तो मारपीट भी कर सकता हूँ। आपको टिकट मिल रहा है? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? काट लेना। के ही नेता का ये आरोप है कि राहुल गांधी की ये मंशा है और गांधी परिवार की ये मंशा है कि राम मंदिर के निर्णय को अगर उनको थोड़ी सी भी सत्ता मिली तो उस निर्णय को वो पलट देंगे। तो ये जय श्री राम कहना ही है। और इसके साथ आने वाली 7 तारीख को जो मतदान होगा, जो राम का नहीं
और जिन्होंने राम को लाया है, एक बार जोरदार आवाज दिखनी चाहिए भाई, गुजरातला माणसं आहे ना आपण। जय श्री राम। और जिसे जय श्री राम नहीं कहना है तो वो पाकिस्तान कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीप काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं। कि मंदिर के पहले क्या था? अगर सर्वे हो तो इस बात का भी सर्वे हो कि मंदिर के पहले क्या था। मस्जिद के ही पहले नहीं, मंदिर के पहले क्या था। हम तो ये कहते हैं जितने भी हिंदू धर्म तीर्थ स्थल हैं, ये सब पहले बौद्ध मठ थे, बौद्ध मंदिर थे और बौद्ध धर्मावलंबियों का सेंटर था। उसको तोड़ करके मंदिर बनाए गए हैं। स्वामी केशवानंद जी ने आपको खुली चुनौती दी है, आपके पास तथ्य है, साबित करें। क्या आप उनसे शास्त्रार्थ के लिए तैयार हैं? झूठे लोगों से और तथ्यहीन अनाप शनाप बकने वालों से मेरे पास इतना फुर्सत नहीं है कि मैं अपना समय बेकार करूं और इनसे बात करता हूं। एक बात बताइए, मैं तथ्यों में विश्वास करता हूं। शंकराचार्य जो देश के धर्म गुरु हैं वो झूठे हैं, क्या आप ये कह रहे हैं? अब वही शंकराचार्य ने कभी 7वीं 8वीं शताब्दी में बौद्ध मठ बद्रीनाथ को, बौद्ध मठ केदारनाथ को अगर विष्णु मंदिर में परिवर्तित कराया था, वो कितने सच होंगे? अच्छा, मैं आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूं मौर्य जी, कुछ तथ्य दूसरी तरफ से आए, जरा ध्यान दीजिएगा। और ये फैक्ट है हमारे पास, वो भी आपको जानना चाहिए। बद्रीनाथ का जिक्र महाभारत में हुआ, स्कंद पुराण में हुआ, विष्णु पुराण में हुआ। स्कंद पुराण में इस धाम को मुक्ति पद कहा गया, द्वापर युग में इसे मणिभद्र आश्रम कहा गया, त्रेता युग में इसे योग सिद्ध नाम से जाना गया। और आप कहते हैं वहां पर बौद्ध मठ है। देखिए, आपको मैं बता दूं, ये जितने भी आपको पुस्तकों का जिक्र किया, ये सब ज्यादातर 6वीं 7वीं शताब्दी के बाद लिखे गए। एक चीज और को मैं आपको दूं, देवनागरी लिपि, महाभारत 6ठी शताब्दी के बाद मैं आपको बता रहा हूं ना, देवनागरी लिपि का प्रादुर्भाव 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच में हुआ। 6वीं शताब्दी के अंत में और 7वीं शताब्दी में हुआ। देवनागरी लिपि, एक बात बताइए, महाभारत, आप एक मिनट, देवनागरी लिपि क्लैरिटी चाहिए मुझे। हाँ, महाभारत क्या 6ठी शताब्दी के बाद हुआ? त्रेता युग क्या 6ठी शताब्दी के बाद हुआ? मैं आपको बता रहा हूं, ये जितनी भी पुस्तक लिखी गई हैं, क्योंकि जब संस्कृत भाषा पहले थी ही नहीं, तो संस्कृत भाषा में कोई चीज लिखा कैसे गया? संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की पैदाइश थी।
सुनिए। जो दंगा के मंसूबे के साथ 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं ना, 10 मार्च आने दीजिए। 10 मार्च 2022, मैंने कहा 10 मार्च को जब ईवीएम खोलेंगे ना, तो उसमें केवल कमल ही कमल नजर आएगा। और भाइयों बहनों, फिर मैं करेंगे। साल पहले पूरी दुनिया भारत को बोझ समझती थी, कहती थी भारत खुद भी डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा। कोई कहता था ये तो कंगाल देश है, ये तो कमजोर देश है, और पड़ोसी आए दिन बम धमाके करते थे, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारते थे। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आने का नाम तक नहीं लेती थी। और आज क्या स्थिति है? आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं?